गायनेकोलॉजी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बना चुके हैं। तो इसमें होती है ओवरी दो, ठीक है। उसके अलावा इन्फेंडिबुलम, एम्पुला और स्टमस, ये किसके पार्ट होते हैं? फेलोपियन ट्यूब के पार्ट होते हैं। इसमें ये, उसके बाद ये जो ये चीज रहती है वो किससे जुड़ी रहती है? यूट्रस से जाके जुड़ी रहती है। यूट्रस में भी तीन लेयर पाई जाती है, एपीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। जो बाहरी लेयर होती है उसको एपीमेट्रियम बोलते हैं, मायोमेट्रियम जो बीच की लेयर होती है, उसके बाद एंडोमेट्रियम जो अंदर की लेयर होती है। उसके बाद आता है सर्विक्स। तो सर्विक्स जो रहता है वो किससे जुड़ा रहता है? यूट्रस से जुड़ा रहता है। इसमें फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें दो ओपनिंग्स होती हैं। तो जो बाहर अंदर की ओपनिंग है उसे इंटरनल ऑस कहते हैं, जो बाहर की ओपनिंग है उसे एक्सटर्नल ऑस कहते हैं, ठीक है। ये रटा होना चाहिए, जब ये समझ पाओगे। उसके बाद होती है वेजाइना, ठीक है। वजाइना, और वजाइना दिख रही है, उसके साइड में जो उसकी कवरिंग बनाती है या जो उसकी आउटर लेयर होती है उसे वर्बल लिप्स कहते हैं। उसके अंदर एक यूरेथ्रा नाम का पार्ट होता है जो यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ा रहता है। और यूरिनरी ब्लैडर किसका पार्ट होता है? एक्सक्रीशन सिस्टम का होता है, ठीक है। अब ये समझ लो। अब अपन पढ़ेंगे ओवरी, ठीक है। पहला पार्ट हो गया ओवरी। ओवरी कितनी होती है? संख्या में दो। उसका मेन फंक्शन क्या होता है? हाँ, क्या? कार्पस लुटियम तो बहुत ही अंदर का पार्ट है, वो ओवम प्रोड्यूस करता है। हाँ, मिटा रही हूँ मैं इसको, है ना। बनाना था क्या? वीडियो में देख लेना। ये बहुत छोटा है, वैसे ऐसा नहीं है, वो उसमें बहुत सारे पार्ट है, बुक में दिया है। ये मैंने बनाने के लिए, क्योंकि इससे बड़ा बनाते तो घंटे भर लग जाता, ठीक है। तो जो ओवरी होती है ये किससे जुड़ी रहती है? डिम्ब, यानी कि वो क्या कहते हैं, डिम्ब ग्रंथि यानी कि ओविडक्ट वगैरह से जुड़ी रहती है। इसका मेन फंक्शन होता है ओवम प्रोड्यूस करना, ठीक है। ओवम निकालना, ठीक है। ओवम प्रोडक्शन या ओव्यूलेशन, ठीक है, या फिर ओव्यूलेशन में ये एक जटिल प्रोसेस है। हो सकता है तुम लोग फिजियोलॉजी में भी पढ़ो, पर यहाँ पे पढ़ना जरूरी है। तो पहले इसके बारे में लिख लो कि कैसे दिखती है। ये अंडाकार रहती है, किसी किसी पशु में गोलाकार रहती है, किसी किसी से पशु में बादाम के आकार की होती है ना। इसके अलावा इसका साइज जो रहता है 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर, 3.2 से 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर लंबी, और 0.75 से 1.25 इंच मोटी। उसके अलावा 1.3 से 1.9 सेंटीमीटर चौड़ी, ठीक है। ऐसी होती है। अब ये एक और जानने वाली बात है राइट और लेफ्ट में। तो जो राइट वाली ओवरी रहती है वो लेफ्ट वाली से बड़ी रहती है। नहीं, दाया बाया क्या रहता है यार, वो मुझे कंफ्यूज। हाँ, ठीक है, राइट अंडाशय लेफ्ट अंडाशय से बड़ा होता है, ठीक है। हो सकता है कि दाएं बाएं में मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, एक बार इसको इस पे स्टार लगा लो तो एक बार चेक कर लेना। अब ये यूट्रस से जुड़ी, अपन ने देखा था ना यहाँ यूट्राइन और यू ओविडक्ट से जुड़ी रहती है। तो ये इन दोनों से ये कैसे जुड़ी रहती है? ये जुड़ी रहती है ओवरी ब्रॉड लिगामेंट, एक लिगामेंट होता है जो इन दोनों को जोड़ता है, समझ में आया। ये जुड़ी रहती है ब्रॉड लिगामेंट के द्वारा यूट्रस से, यूट्रस से जुड़ी रहती है ब्रॉड लिगामेंट के द्वारा। इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेड्यूला। हाँ, ऐसा 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 तुम जब पढ़ोगे ना तो देखना, ऐसा ऐसा टाइप का एक लिगामेंट भी दिखाई देगा, वो ब्रॉड लिगामेंट होता है, यहाँ पे जुड़ा रहता है जो यूट्रस से। जब तुम वो देखोगे ना वो बड़ा वाला डायग्राम, उसमें दिखाई देगा, ठीक है। इसलिए क्योंकि मैंने बनाया नहीं इसलिए उसको लिखवा दिया, समझ में आया? इससे जुड़ा रहता है ओवरी से, पूरा एक प्रोसेस होगी, तुम उसमें देखना वो जो बुक का डायग्राम है
या फिर मैं भेज भी दूंगी उसमें ग्रुप में, ठीक है। अब भैया ओव्यूलेशन हो रहा है तो ये कहाँ होगा और ये कैसे होगा ये पढ़ लेते हैं पहले अपन, फिर मैं तुमको कॉर्टेक्स और मेड्यूला बता दूंगी, फिर बहुत सारी उसकी चीजें उससे कवर हो जाएंगी। तो जैसे ओव्यूलेशन होता है, जो अपनी ओवरी रहती है ना ऐसी रहती है, मान लो गोल है, उसके अंदर उसके अंदर ओबियन ओबियम सेल्स होती है छोटी छोटी, ठीक है, ऐसी ओबियम सेल्स होती है बहुत सारी छोटी छोटी। ये जो वो बच्ची रहती है, नवजात शिशु बच्चा जो रहता है ना, वो पैदा होता है भी नहीं है, पेट में रहती है माँ के, जब तभी आ जाती है ये। फिर ये धीरे धीरे जब वो बड़ी होती है, ईस्ट्रस साइकिल आता है तो वो कम होती जाती है, और जब उसका पहला ईस्ट्रस साइकिल आता है ये तो ये 60,000 के करीब बचती है, ठीक है ना। अब आगे आगे जाते गए, फिर ये क्या होती है, जब पहला ईस्ट्रस साइकिल आता है तो ये सेल एक क्या हो जाती है, बड़ी होती है, थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। ये बढ़ेगी, फिर ये थोड़ी और बड़ी होगी, ठीक है। ये बाहर निकली तो ये प्राइमरी फॉलिकल बनाएगी, ठीक है, प्राथमिक प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ी और बड़ी होगी तो ये बनाएगी सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ी और बड़ी होगी, ये टर्शरी बनाएगी, तृतीयक है ना, टर्शरी फॉलिकल या तृतीयक फॉलिकल। फिर उसके बाद ये क्या बनाएगी, एक बड़ी चीज बनाएगी, क्या होगा ये होगा, अरे रुको मुझे बोलने दो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। अब अब क्या हुआ, ये बनता गया बनता गया बनता गया, ये ग्राफियन फॉलिकल एक स्टेज पे आके क्या हो जाएगा, फटता है, ठीक है। तो ये फटेगा, अब ये क्या हुआ, फट गया। जब ये फट जाएगा तो क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। जैसे ये फटेगा तो यहां से क्या होने लगेगा, ओवम निकलने लगेगा या ओव्यूलेशन होने लगेगा, अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया होने लगेगी। उसके अलावा फटने के बाद क्या बनेगा, हाँ, यहाँ पे फिर सीएल फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये सीएल है ना, ये अगर जानवर प्रेग्नेंट हो जाता है, ठीक है, ये तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है, और अगर जानवर प्रेग्नेंट हो जाता है तो पूरी प्रेगनेंसी पीरियड में ये प्रोजेस्टेरोन लगातार लगातार रिलीज करता रहेगा, और अगर अगर जानवर प्रेग्नेंट नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा और ये गिर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, अब अपन से क्वेश्चन क्या आएगा इसमें से कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से निकलता है, ये अगर उसमें ओवरी ऑप्शन है तो ओवरी भी हो सकता है, और अगर कार्पस ल्यूटियम ऑप्शन है तो कार्पस ल्यूटियम भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो कार्पस ल्यूटियम कर रही है ना। नहीं, दोनों नहीं आएंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो दोनों होंगे तो या फिर आ और बा दोनों से निकलता है ना, समझ में आ रहा है। इसके अलावा जो टर्शरी सेल्स होती है उनमें भी दो प्रकार की सेल्स निकलती हैं, ये जो टर्शरी फॉलिकल्स है ना, इनमें भी दो प्रकार की सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, एक होती है सेल्स बनती हैं, एक होती है थीका, ठीक है, थीका सेल, और एक होती है ग्रैन्युलोसा, सुना होगा तुमने ग्रैन्युलोसा सेल, इससे ईस्ट्रोजन निकलता है, ये ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन करती है, ठीक है, ईस्ट्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन करती है। आया है समझ में कि क्या हुआ है, ओव्यूलेशन कैसे हुआ है, क्या क्या हुआ है। अब ये तुम लोग जब हार्मोन वार्मोन पढ़ोगे तो और अच्छे से आ जाएगा समझ में। तो जो ये थीका होती है ये अंदर की सेल होती है, टर्शरी अंदर वाली लेयर, अंदर वाली कोशिका, और ये जो ग्रैन्युलोसा सेल होती है वो बाहर वाली कोशिका होती है, हाँ, टर्शरी में से निकल रहा है। तो ये भी पूछ सकते हैं ओवरी में से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, और ये भी पूछ सकते हैं कि ओवरी में से निकलने वाला हार्मोन ईस्ट्रोजन कहाँ से, ओवरी में किस पार्ट में से निकलता है, तो ये भी पता होना चाहिए, वो भी पता होना चाहिए, और अपने क्वेश्चंस मतलब 10 तरह से बन सकते हैं इस टॉपिक में से। ओव्यूलेशन कहाँ से होता है, ओव्यूलेशन किस जगह से होता है, तो अपन को पता होना चाहिए मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स से होता है ओव्यूलेशन। क्वेश्चन है वो अपने हिसाब से बनाएगा, इसकी हर एक बात याद रहनी चाहिए, ठीक है।
तो अब इसके बारे में, इसके दो पार्ट हैं कॉर्टेक्स और मेड्यूला, उनके बारे में लिखवाऊंगी। इसमें फिर अंदर का पता चलेगा कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, उसमें भी वो है ना। लिख लो, इसके दो भाग होते हैं, कॉर्टेक्स एवं मेड्यूला। जो कॉर्टेक्स होता है इसे स्ट्रोमा भी बोला जाता है, कॉर्टेक्स को स्ट्रोमा भी बोला जाता है। कॉर्टेक्स को स्ट्रोमा भी बोला जाता है। समझो, जो ये फॉलिकल्स बन रहे हैं किसके ऊपर बन, कॉर्टेक्स की एपिथेलियल वॉल के ऊपर बन रहे हैं फॉलिकल्स। तो फॉलिकल्स का निर्माण कहाँ होता है, कॉर्टेक्स की एपिथेलियल सेल पे या एपिथेलियल वॉल पे बनता है। तो लिख लो, फॉलिकल्स का निर्माण कॉर्टेक्स की एपिथेलियल वॉल पर होता है। कॉर्टेक्स का निर्माण कॉर्टेक्स की एपिथेलियल वॉल पर फॉलिकल्स का निर्माण होता है। फिर वो मैच्योर होते हैं, फिर ओजेनेसिस होती है यानी ओवम निकलता है, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे ही मैं बता दे रही हूँ, वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो तुमने ये बनाया होगा डायग्राम, तो मतलब ये सब किस में हो रहा है, कॉर्टेक्स में हो रहा है। फिर वो मैच्योर होंगे, फिर ओजेनेसिस होगी, फिर सीएल टूटेगी, सीएल टूटने के बाद प्रोजेस्टेरॉन का स्राव होगा। ये सब किस पार्ट में हो रहा है, कॉर्टेक्स के, ओवरी के कॉर्टेक्स में हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा मेड्यूला कुछ भी नहीं है, मेड्यूला में ब्लड वेसल्स होती हैं और फाइब्रस टिश्यू से बना होता है। तो मेड्यूला के बारे में लिख लो, ये फाइब्रस टिश्यू से बना होता है और इसमें ब्लड वेसल्स व लिगामेंट्स पाए जाते हैं। इतना जितना मैंने समझाया है, कुछ डाउट आया उसमें? अब ये डिफरेंट एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि ओवरी डिफरेंट डिफरेंट एनिमल में कैसी कैसी होती है, क्या क्या होती है। मिटा रही हूँ मैं इसको, फिर मत बोलना कि मिटा क्यों दिया, बनाना था। सबसे पहले तो गाय के बारे में तो मैंने लिखवा ही दिया, कितनी बड़ी कैसी क्या रहती है। इसके अलावा बीच में ये ओवल शेप्ड लोब्यूलेटेड और अंगूर के गुच्छे की तरह होती है। उसके अलावा इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज पाई जाती है, जो सभी जानवरों की ओवरी होती है उस पर कोई कवर नहीं होता या कोई लेयर नहीं होती, पर जो ये बिच की ओवरी होती है उसके ऊपर एक लेयर होती है, ठीक है। उसका नाम होता है ओवेरियन बर्सा। बिच की ओवरी के ऊपर एक लेयर होती है, उसका नाम होता है ओवेरियन बर्सा। सबकी जो ओवरी रहती है उसके ऊपर कोई लेयर नहीं रहती, कोई कवरिंग नहीं रहती, पर ये जो उसको ढकने की आदत है, समझ लो मैं याद करवाने के लिए बोल रही हूँ, तो वो उसको कवर करके रखती है। ये कहाँ पाई जाती है, थर्ड फोर्थ लंबार वर्टिब्रा के पास, ठीक है। थर्ड फोर्थ लंबार वर्टिब्रा के पास पाई जाती है। सभी में या सिर्फ बीच? नहीं, बीच के बारे में लिख रहे हैं ना। फिर इसके बाद स्वाइन है ना, या फिर सो, ये भी इसमें भी लोब्यूलेटेड अंगूर के गुच्छे के समान होती है। इसके अलावा पोल्ट्री या फिर हैन, पोल्ट्री में तो लेफ्ट ओवरी पूर्ण डेवलप होती है या फिर सिर्फ लेफ्ट ओवरी पाई जाती है, ये स्टार पॉइंट है। पोल्ट्री में सिर्फ लेफ्ट ओवरी या फिर लेफ्ट ओवरी पूर्ण रूप से डेवलप होती है। लेफ्ट ओवरी डेवलप होती है।
ये एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर होती है। पोल्ट्री में ये है, एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर होती है। और क्या बचा है? घोड़ा है ना, मेयर। इसमें बीन शेप्ड, बीन शेप्ड होती है। मैंने वेट नहीं लिखवाया था ना तुम लोगों को। इसका गाय की जो ओवरी रहती है उसका वेट रहता है 10 से 19 या फिर 10 से 20 ग्राम। और घोड़े की जो ओवरी रहती है उसका वेट रहता है 70 से 80 ग्राम। अब सब में तो ओव्यूलेशन, ओवरी में से सब सारे जानवरों में ओव्यूलेशन जो होता है वो कहीं से भी हो सकता है। जहां पे ग्राफियन फॉलिकल बन गया, जहां सीएल बन गई, वहीं पे हो जाएगा। ठीक है, पर जो घोड़ा रहता है ना, उसमें स्पेशली ओव्यूलेटरी फोसा से होता है, ओव्यूलेशन फोसा से। ठीक है, तो घोड़े में एक ओव्यूलेशन फोसा पाया जाता है, जिस जगह से ओव्यूलेशन वहीं से होता है घोड़े में। समझ में आया? घोड़े में ओव्यूलेशन फोसा पाया जाता है जिससे ओव्यूलेशन होता है। तो मान लो एक स्पेशल जगह है जहां से ओव्यूलेशन घोड़े में हो रहा है। ठीक। अब मैंने तुम लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, पहले तुम लोग वो बताओगे। बच्चा हुआ बताओगे। वो शायद नहीं है अपने कोर्स में, वो नहीं है, पर वो उसमें साथ में लिखा था तो वो अब जाएगा ही सही। राजमूंग बचा है, चंद्रसूर बचा है, तो आज अपन चंद्रसूर, इसके आगे कल पढ़ा दूंगी मैं। थोड़ा सा आधे घंटे का टाइम और बचा है तो एक वो फॉर्डर भी कर लेते हैं साथ में। फॉर्डर चल रहा है बेटा, वो भी जरूरी है, कुछ कुछ साइड वाले सब्जेक्ट भी चलते रहे। तुमने तो छोड़ दी क्लास आगे की, है ना? इम्पोर्टेंट पार्ट तो गया काम से तुम्हारा। इसके अलावा फिर ये प्राइम, ओ हाँ, ये जो ओवरी था ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था। समझ में आया? इसके बाद दूसरे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स वो अपन कल से पढ़ेंगे, तो कल खत्म कर देंगे उसको। वो अपन को वो भी पढ़ना है। चंद्रसूर और नेपियर घास में अभी पढ़ा देती हूँ तुम लोगों को, तो वो प्रॉडर भी खत्म ही हो जाएगा लगभग। कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है? पागल हो गए हैं बच्चे, छुट्टी चाहिए कर रहे हैं। ये तो समझ में आ गया ना जितना मैंने बताया है। ऐसे कॉलेज में पढ़ा नहीं होगा, इसलिए मैंने इस बार डायग्राम वायग्राम तैयार करके वो करा है, पढ़ा है। नहीं तो मैं कुछ ऊपर ऊपर पढ़ाती। इसमें जो जो चीजें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मैंने लिखवाई है वो रटना ही है इनको। और जो समझने वाला पार्ट था वो तो समझ ही लिया, ओव्यूलेशन की प्रोसेस समझ ली। और ये बहुत सारी जगह जब अपन ईस्ट्रस साइकिल पढ़ेंगे क्या हुआ? क्या हो गया बेटा? आज क्या बोल रहे हैं आपकी? कल नहीं, कल के आज का ही पढ़ा है मैंने। ओव्यूलेशन पढ़ा दिया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आगे पढ़ा चुकी हूँ मैं। हाँ, तो मैं ये बोल रही हूँ कि अब अपन आगे जैसे वो पढ़ेंगे प्यूबर्टी और ईस्टर साइकिल, तो उसमें भी ये सब काम आएगा जो अभी मैंने पढ़ाया है। चंद्रसूर की वैज्ञानिक खेती, काउपी पढ़ा तो दिया बेटा, लोबिया। ये हिंदी इंग्लिश का चक्कर बड़ा बेकार है। चंद्रसूर की खेती, बॉटनिकल नेम है लेपेडियम सटाइवम। हाँ, कौन सा लाइट बंद करना है? कर दो।
लिपिडियम सटाइवम, इसकी खोज सबसे पहले वेस्टर्न यूरोप में हुई थी। खोज कहाँ हुई थी इसकी? इसकी खोज सबसे पहले वेस्टर्न यूरोप में हुई थी। रबी के मौसम में सिंचित स्थिति में इसकी खेती की जाती है। ठीक है, या चंद्रसूर में ये वाला सा नहीं आएगा, ये वाला सा आएगा शूर। ठीक है, ये बहुत ही गुणकारी है, इसमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं, तो इसको औषधीय गुण आप लोग पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या औषधीय गुण होते हैं। ये आपका होमवर्क है, खुद भी कुछ पढ़ना पड़ता है। ये क्यूरी फेरी क्यूरसी क्यूरी कर्सी फेरस, हाँ कर्सी फेरी इसके ग्रुप के हैं। क्यूरी फेरी ग्रुप के हैं। क्यूरी फेरी जिसका सरसों होता है, क्यूरी फेरी कुल के पौधे होते हैं। इनकी अभी कोई अन्य जातियां नहीं है, इन्हें विभिन्न विभिन्न जगह पे विभिन्न विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। इसमें हालिमा, हलम, इसके नाम है बहुत सारे, हालिमा, हलम, असालिया, रिसालिया, असरालिया, आलिया भट्ट हाल, हालू, हाल हा में आके मात्रा हा और ल, हालू। अरे अलग अलग जगह पे बहुत सारे, चंद्रसूर, चंद्रिका। ठीक है, इसके अलावा गार्डन, गार्डन क्रैश या गार्डन कैश के नाम से भी जाना जाता है। ये बीज भी, इसमें बीज भी होता है, इसका बीज लाल रंग का होता है। ठीक है, इसका जो बीज होता है वो लाल रंग का होता है। उपयुक्त भूमि, इसके लिए अच्छे जल निकास वाली बालुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसकी बुआई, बुआई लिख लो, मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक अच्छी मानी जाती है। मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर। अब इसकी कोई उन्नत किस्में जो है अभी नहीं हुई है, क्या डिस्क्राइब, क्या बोलेंगे उसको, डिस्कवर नहीं हुई है। हाँ ठीक है, विकसित नहीं हुई है। फिर बीज दर है 1 से 2 किलो, 1 से 2 किलो प्रति एकड़। इसके बीज काफी छोटे होते हैं इसलिए कम मात्रा में लगते हैं। ठीक है, इसके बीज काफी छोटे होते हैं इसलिए कम मात्रा में इस्तेमाल होते हैं। अपन ने बहुत ज्यादा ज्यादा पढ़ा है ना, 15 से 20, 15 से 20 छोटे बीज। हाँ, खेत की तैयारी, खेत की तैयारी वैसे ही 2 बार हल से, पलट हल से जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा करेंगे, फिर उसको समतल करेंगे। ठीक है, सुहागा लगाना कहते हैं उसको, सुहागा लगा, वो मिट्टी पहले भुरभुरी करते हैं फिर उसको समतल करते हैं इस टाइप से। फिर इसके बाद खाद व उर्वरक, छेटन गोबर घास, छेटन गोबर घास, गोबर खाद है यार, कभी मैं कुछ गलत बोल दूं तो याद समझ लिया करो, मैं घास नहीं बोल रही थी, वहां खाद के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, ये होगी प्रति एकड़ में, है ना, छेटन गोबर खाद। वही कौन पूछ रहा था कल की सड़ी गली गोबर खाद कैसी होती है, सड़ी गली
और ऐसी गोबर खाद चाहिए उसके लिए। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन 20 kg, नाइट्रोजन 20 kg, और फॉस्फोरस 20 kg, फॉस्फोरस 20 kg। उसके अलावा पोटास भी डालते हैं उसकी आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, इसमें इसकी मात्रा डिफाइन नहीं है, कुछ अमाउंट में। इसमें सिंचाई इसके बाद सिंचाई की बेसिकली सिंचाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, पर इनकेस आपको महसूस होती है तो 15 से 20 दिन के अंतराल में 2 से 3 बार कर सकते हैं सिंचाई। फिर इसके बाद खरपतवार और उसकी रोकथाम के लिए निंदाई गुड़ाई करते हैं। ठीक है, निंदाई गुड़ाई पढ़ के आए हो कि नहीं? फिर कटाई करेंगे 110 से 120 दिन में। कटाई कब करेंगे? 110 से 120 दिन में। इसकी पैदावार है 7 से 9 क्विंटल प्रति एकड़। इसमें एक ही चीज मैंने तुमसे पढ़ने के लिए बोली है और वो पढ़ लेना, नहीं तो बोलो कि मैडम ने नहीं पढ़ा है। क्या इसके मेडिसिनल क्वालिटीज जो रहती हैं, जैसे इसमें कितना फॉस्फोरस कितना कैल्शियम पाया जाता है और कौन सी दवाई बनाने में इस्तेमाल होती है। और नहीं आएगा तो मुझसे बता देना कि हमें नहीं मिला है, तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी, मेरे पास लिखा हुआ है। लॉन्ग होती है ना क्लासेस बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से। अब अपना क्या बचा है इसके बाद? बरसीम होगी, ये मेरी कॉपी है। मक्का, बाजरा पढ़ाया है मैंने। हाँ, नेपियर घास। घास में सिर्फ यही है, नेपियर और सूडान, है ना? और अपने में शायद नेपियर लिखा है स्पेशली, उसमें जो सिलेबस उसमें नेपियर लिखा है। मैंने कल देखा था वैसे। अरे चंद्रसूर्य एक ऐसा टॉपिक है जो मुश्किल से ही मिलता है, उसकी उन्नत किस्में है ही नहीं, बनी नहीं है, विकसित नहीं हुई है, ऐसा है। और अगर किसी के पास है, लिखी हुई है, तो फिर देखो और मुझे भी बताओ। ठीक है, नेपियर घास बहुवर्षीय चारा प्रदान करने वाली घास है, पूरे साल बहुवर्षीय चारा देती है ना? इसमें प्रोटीन की मात्रा 7 से 12% होती है। इसकी एक बुरी बात होती है, ये अगर अपन लगातार पशुओं को खिलाते हैं तो उनमें कैल्शियम की मात्रा कम होने लगती है। और इसमें ऑक्जिलेट भी पाया जाता है। नेपियर घास में 20% या उससे अधिक ऑक्जिलेट पाया जाता है। ऑक्जिलेट टॉक्सिसिटी करता है। ठीक है, इसके बाद लिखो जलवायु व भूमि। कैसी जलवायु में इसको कर सकते हैं, उगा सकते हैं, और भूमि के लिए, है ना? तो देखो, अधिक गर्मी के स्थानों में ये अधिक उपज देती है, गर्म स्थानों में उगाई जा सकती है। अधिक गर्मी वाले स्थानों में अधिक उपज देती है। ठंडी ऐसा नहीं है कि फिर ठंडी में देगी, जब वो बहुवर्षीय है तो ठंड में देती है, पर ये होता है कि ज्यादा ठंडी होती है तो इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, पर पौधे नहीं मरते, है ना? फिर इसके बाद इसके लिए दोमट मिट्टी या भूमि सबसे अच्छी मानी जाती है।
और अच्छी जल निकासी वाली, मतलब पानी ना भरे, जल निकास होता रहे, खेतों में पानी नहीं भरना चाहिए। हाँ, मैं ये बोलने ही वाली थी कि लगभग सभी में दोमट मिट्टी। यार मैंने लिखा नहीं है, बता दूंगी, तुम लोग सर्च कर लेना, है ना। क्या है, लिखते लिखते पढ़ते पढ़ते याद नहीं रहता क्या क्या पढ़ाना है, ध्यान। शायद मैंने वो भेजा था, इसमें भी कुछ कुछ लिखा है इसके बारे में। हम्म। ठीक है, इसके अलावा ऐसे फसलों के साथ मिलाकर उगाया जाता है, जैसे कि नेपियर घास और बरसीम। हाँ, मिक्स्ड क्रॉपिंग में नेपियर घास और बरसीम, फिर नेपियर घास और रिज्का। तो इसको ऐसे उगाते हैं, कभी कभी नेपियर घास और बरसीम एक साल के लिए उगाएंगे। ठीक, मैं बता रही हूँ, नेपियर घास और बरसीम ये 5 साल तक लगी रहती है खेत में, ऐसा है 5 साल तक चलती रहती है। तो उसमें ये है, पहले उसके साथ में बरसीम उगा दी, फिर उसके साथ में रिजिका उगा दिया, फिर उसके आगे के सालों में फिर से बरसीम उगा दिया, ऐसे करके इसका फसल चक्र चलाते रहेंगे। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पर पता होना चाहिए कि फसलों के साथ में उगाते हैं तो ये कई सालों तक चलती रहती है, लगी रहती है। बस ये होता है कि 2 से 3 साल में इसका जो भी वो है उत्पादन वो कम हो जाता है ना। इसकी उन्नत किस्में, इसमें नेपियर और बाजरा, और बाजरा ये दोनों मिलाकर एक नेपियर क्रॉस बना है। ठीक है, नेपियर और बाजरा मिला के एक नेपियर क्रॉस किस्म है। फिर उसके बाद है नेपियर NB1, NB5, 159, 917, NB15917, JP12। इसके अलावा NB21, NB21 ये इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा प्रचलित है। सबसे अधिक उपज देती है, इसलिए प्रचलित है। किसान वही चीज लेते हैं जिसमें सबसे ज्यादा फायदा हो, तो इसलिए वो प्रचलित है। फिर खेत की तैयारी, खेत की तैयारी, भूमि की तैयारी पे पहले एक बार हल चलाएंगे, ठीक है, नॉर्मल। उसके बाद पहले खेत में मिट्टी को भुरभुरा बना लेते हैं, फिर खेत को समतल कर लेना चाहिए, और ये ध्यान रखना चाहिए कि जब अपन बुआई कर रहे हैं तो खेत में एक भी खरपतवार ना हो। सेम ही जैसी प्रोसेस रहती है खेत की तैयारी करने के लिए। फिर इसकी बुआई कुछ अलग तरीके से होती है, हर एक चीज में अपन उससे बोते थे बीज से, पर इसमें जड़ों से बोएंगे इसको। ठीक है, जैसे तने या जड़दार तने जो रहते हैं उनसे बोते हैं। अब क्या करेंगे, जो ये गठानों वाले या जड़ों वाले जो टुकड़े हैं, है ना, उनको पहले तो अपन कतार बनाएंगे। खेत में हल जोते हैं तो वो लाइंस बन जाती है ना, तो उन लाइंस को रखेंगे अपन कैसे, 50 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर ये जड़ें गड़ानी है गहराई में, है ना। उन कतारों में 50 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर जड़ें गड़ाकर, हाँ 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 हाँ, अंदर वो करना है, ठीक है, गड़ाना है। फिर इसके बाद खाद व उर्वरक की मात्रा, इसमें 125 से 150 क्विंटल गोबर खाद प्रति हेक्टेयर, ठीक है, 125 से 150 क्विंटल गोबर खाद प्रति हेक्टेयर। नाइट्रोजन 80 किलो, नाइट्रोजन 80 किलो, फॉस्फोरस 40 किलो, और पोटास या फिर पोटेशियम 30 किलो, ठीक है, प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए।
प्रति हेक्टेयर है ये। फिर सिंचाई, ये बहुवर्षीय घास है, पूरे साल लगी रहेगी। तो देखो बारिश के मौसम में तो सिंचाई करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि अच्छी जल निकास वाली मिट्टी होनी चाहिए, मतलब जल भरा नहीं होना चाहिए, सिर्फ उसको जितना जरूरत है उसके लिए पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। इसके अलावा अगर सर्दियां चल रही हैं तो 10 से 15 दिन के अंतराल में सिंचाई करनी है, और गर्मियां चल रही हैं तो 10 से 12 दिन के अंतराल में, या फिर 12 दिन में और उसमें 15 दिन में सिंचाई करनी है। तो लिखो, उसमें लिख लो गर्मियों में और सर्दियों में कैसी सिंचाई करनी है। 10 से 15 दिन में सर्दियों में और 10 से 12 दिन में गर्मियों में, वो एक ही सा है। फिर उसके बाद इसकी कटाई, 75 से 80 दिन में, मतलब बुआई के लगभग 75 से 80 दिन में पहली कटाई करेंगे। फिर उसके आगे जो कटाई होती रहेंगी वो 30 से 75 से 80 दिन में, बोने के 75 से 80 दिन बाद प्रथम कटाई। फिर उसके बाद जैसे रेगुलर चलता रहेगा, 35 से 40 दिन के अंतर में बार बार कटाई करेंगी, बहुवर्षीय है तो कटाइयां आगे बढ़ती रहेंगी। 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर की हाइट तक काटते हैं, उसके बाद उस पौधे को छोड़ देते हैं। हर साल में ये प्रतिवर्ष ये कितनी कटाई दे सकती है, 7 से 8 तक कटाइयां दे सकती है अपन को। प्रतिवर्ष 7 से 8 कटाइयां दे सकती है। उसके अलावा इसका वो है, पैदावार है 1000 से 1200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर चारा। दो ही चीजें बची हैं अब इसमें, एक तो फसलों में ये बची राजमूंग, ठीक है, और शायद सूडान ग्रास है अगर तो, वो भी मैं देखूंगी ठीक से जाकर सिलेबस तो। उसके अलावा फिर जैविक खेती और वर्मी कंपोस्ट है, तो ये दो और क्लास में इसके साथ गायनी के साथ खत्म हो जाएगा। हाँ, जैविक खेती, गोबर खाद उसमें आ जाएगी, बायोकेमिकल, बायोटेक्नोलॉजी और ये सब है थोड़ा बहुत, तो वो थोड़ा थोड़ा है आउटलाइन जैसे, बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये खत्म हो जाएगा सब्जेक्ट अपना, है ना। अब एक या दो क्लास में मेरे हिसाब से, मैं सोच रही हूँ उसको कल ही ऐसा निपटा ही देते हैं, जिसमें इसकी हेडेक खत्म। फिर अपन को एलपीएम भी तो देखना है भाई, वो भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और एक्सटेंशन उसको भूल गए, उसमें याद करने वाली चीजें हैं।